हेलो। नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हमारा जो एक मैराथन क्लास है जिसमें हम लोग सी टेट में आए हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, लगभग 100 क्वेश्चंस हैं जिनको आज हम लोग विद एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जहां मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूंगा कि अगर इसका आंसर ए बी सी डी जो भी है तो इसके पीछे कारण क्या है। और आज का जो मैराथन सेशन है वो आपने टाइटल में भी देखा होगा, एसएसटी का जो आपका सेक्शन होता है उसके ज्योग्राफी सब्जेक्ट का है। कल जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को, कल हुई थी परसों हुई थी मुझे याद नहीं आ रहा, ईवीएस की क्लास ली थी मैंने। आप लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, घर बैठकर ऑनलाइन का फायदा उठाओ। आप लोग मेहनत करते रहो, आराम से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो जीवन में। सिलेक्शन हो ही जाएगा। और सिलेक्शन डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत की है और आपने कितनी ईमानदारी से मेहनत की है। अगर आपने एक राइट डायरेक्शन में अपने 100% एफर्ट्स लगाए हुए हैं तो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से। ये तो भाई तगड़ा बना रखा है, हिरण वर्ण से लगा रखे हैं इसमें, उसके ऊपर भी चिड़िया बैठा रखी है। चलो जी, पहले घबराना नहीं है, बहुत तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़ना है, समझने की कोशिश करनी है, दिमाग लगाना है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो हम क्लासों में पढ़ते हैं वो एज इट इज सेम लैंग्वेज से क्वेश्चंस ना आकर थोड़ा बहुत आगे पीछे से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो उस पे ये नहीं जाना है, डिपेंड ये नहीं करता कि आपके टीचर ने क्या पढ़ाया और क्या नहीं पढ़ाया और कैसे पढ़ाया, क्या हुआ। अब वो आ चुका है, मतलब कहने का ये कि अब आप रणभूमि में आ चुके हो। अब कितना आपके अंदर कैलिबर है, आप कितने सकुशल हो चुके हो, इस बात पर निर्भर करता है। तो पहले बहुत ध्यान से सुनना, समझना है, क्वेश्चन को पकड़ना है कि भाई क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन में। देखो ध्यान से, पहले क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ माउंटेन्स, आल्प्स, अरावली, एप्लेशियन, हिमालयन, यूराल, वॉसेस इन दिस लिस्ट विच वन ऑफ द डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। आपको यह बताना है कि जो आपके सामने स्क्रीन पर माउंटेन के नाम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा माउंटेन ऐसा है, उनमें से आपको बस ये देखना है कि कौन सा माउंटेन ऐसा है जो डिफरेंट है। जब मैंने आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी कराई थी सीटेट वाले बैच में, वहां हमने एक जिक्र किया था कि अरावली माउंटेन एक टाइम पर हिमालय की तरह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हुआ करता था, लेकिन अरावली माउंटेन आज एक रेजिडुअल माउंटेन हो चुका है क्योंकि इसकी हाइट लगातार घटती जा रही है। तो विश्व के जितने भी मोड़दार पर्वत हैं, मोड़दार पर्वत का मतलब होता है जो कंप्रेशनल फोर्स से बने हुए हैं, जिनमें चट्टानें मुड़ी हुई हैं, उनको फोल्डिंग माउंटेन या मोड़दार पर्वत कहा जाता है। तो अरावली भी एक टाइम पर मोड़दार पर्वत था। एप्लेशियन माउंटेन जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, यह भी एक प्रकार का फोल्डिंग माउंटेन है। यूराल माउंटेन आप लोगों ने अच्छे से सुना होगा, कैस्पियन सी से ऊपर की तरफ पड़ता है यूराल माउंटेन, यह भी एक प्रकार का मोड़दार पर्वत है। लेकिन अगर हम बात करेंगे वॉस्जेज माउंटेन की, जो कि जर्मनी में पड़ता है, यह एक ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। दैट मीन्स ये प्लेटो के डाइवर्जेंट से बना हुआ है, ये टेंशनल फोर्स अप्लाई होने से बना हुआ है। इसका करेक्ट आंसर जर्मनी का वॉस्जेज माउंटेन होगा, क्योंकि ये सभी एग्जाम्पल है किसका, फोल्डिंग माउंटेन का। आगे बात समझ में। और ये किसका एग्जाम्पल है, आपका आंसर होगा ये एग्जाम्पल है भाई साहब ब्लॉक माउंटेन का। आगे बात समझ में, ये किसका एग्जाम्पल है, ब्लॉक माउंटेन का एग्जाम्पल है। दोनों में डिफरेंस किस बात का होता है, फोल्डिंग माउंटेन का मतलब इस टाइप से फोर्स लगा है और ब्लॉक माउंटेन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण यहां से दरार पड़ जाएगी और दरार पड़ने के बाद ब्लॉक माउंटेन का फॉर्मेशन होगा। पहला क्वेश्चन समझ आया, आगे बढ़ते। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ध्यान से समझना है, सुनना है, आंसर टिक कर दोगे इतना भरोसा है क्योंकि कुछ है नहीं क्वेश्चन में। पहले स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, अगर ये ग्रीनविच लाइन है तो इस 0 डिग्री लाइन से अगर आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो टाइम बढ़ेगा क्या। वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच से आगे होता है,
मतलब 0 डिग्री लाइन से अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, 0 डिग्री लाइन से अगर हम पीछे की तरफ जाएंगे यानी वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में जो टाइम होगा वो डिक्रीज होगा। कितना हो जाता है सर? 1 डिग्री पर कितना? 4 मिनट हो जाता है। पहला स्टेटमेंट ये दे रहा है। दूसरे में कहा जा रहा है इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है, अतः पूर्व में सूर्य पहले उगता है। बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड को बहुत ध्यान से समझना है। क्या ऐसा है? देखो ध्यान से, यहां पे पता है कितना, देखो क्वेश्चन को कितना घुमाया गया है। लास्ट जो वर्ड दे रहा है ना, वो ये कह रहा है कि अतः पूर्व सूर्य में पहले उगता है। बिल्कुल सही बात है, सूर्य पहले उगता है। लेकिन पता है यहां पे क्या कह रहा है? पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। ऐसा हमने कब बताया कि पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है? सॉरी, पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। भाई साहब, अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, तब सूर्य पहले उगता है। आगे बात समझ में? इसका मतलब सेकंड वाला गलत हो गया, और जब सेकंड वाला गलत है तो एक्सप्लेन कर नहीं सकता। अब इसमें ढूंढ लेते कौन सा करेक्ट है। ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल गलत। ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल गलत। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं? पृथ्वी किधर से जाती है? वेस्ट टू ईस्ट जाती है जब सूर्य पहले निकलता है। यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या कारण है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का टाइम हमेशा आगे रहता है? क्योंकि वो ईस्ट में है। बात समझ आ रही है? चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कंसीडर दीज टू स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लोब। ग्लोब के बारे में आपको कुछ बताना है। ग्लोब बेसिकली मॉडल ऑफ अर्थ होता है, या इसी को मैंने बताया था कि 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। ग्लोब का जो 3D रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को ग्लोब कहा जाता है। बोर्ड पर ध्यान देंगे, द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ध्यान से समझना, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। विषुवत वृत्त शून्य अंश देशांतर को दर्शाता है। आप बताओगे हाँ या ना? अगले स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स ग्लोब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको यह बताना है कि इनमें से आपके अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है। तो भाई साहब, ये बिल्कुल सही बात है कि जो इक्वेटर लाइन है वो एक इमेजिनरी लाइन है। बोलो हाँ या ना? और ये डिवाइड करेगी ग्लोब को नदर्न हेमीस्फीयर में और सदर्न हेमीस्फीयर में। बिल्कुल सही बात है। लेकिन समस्या इस बात की है, इक्वेटर लाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैटिट्यूड लाइन, नॉट लॉन्गिट्यूड लाइन। तो पहला वाला गलत हो गया, सेकंड वाला सही है। यानी कि ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। सॉरी, ए फॉल्स, बी इज ट्रू। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम है? कर्क रेखा की अगर हम बात करेंगे तो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड लाइन जो है, इसी को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। इसी को इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और जब ये राजस्थान से होकर गुजरती है तो राजस्थान के केवल 2 जिलों से होकर निकलती है, जिनमें एक जिले का नाम है बांसवाड़ा और एक जिले का नाम है डूंगरपुर। और इन्हीं दोनों जिलों में एक नदी बहती है। आपको याद आ रहा होगा, मैंने पढ़ाया आपको। नदी का नाम बताओ, कौन सी नदी बहती है? और ये उस नदी को 2 बार काटती है। याद आ रहा है कुछ? इंडियन ज्योग्राफी को जब ठीक से पढ़ाया था तो वहां समझाया था कि एक नदी ऐसी है जिसको ये 2 बार क्रॉस करती है, यानी पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी। करेक्ट आंसर सबसे पहले आया नंदिनी दास का। इतना ही दिख पा रहा है मुझे, ठीक है? कमेंट स्पीड में है। हाँ जी। तो माही नदी का मैंने नाम बताया था, और यह भी बताया था माही नदी को दक्षिण राजस्थान की गंगा, वाकल गंगा, बांगड़ गंगा के नाम से जाना जाता है। और बेणेश्वर नामक स्थान पर प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन होता है, जिसे कहा जाता है द कुंभ ऑफ ट्राइबल्स, यानी आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। पूरा पढ़ लिया माही के बारे में, ठीक है ना? तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान हो जाएगा। भारत में मानसून के मौसम पर निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। मानसून वाला पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाया था, ठीक है? कमेंट में ये कभी मत लिख देना क्लास के बाद कि नहीं पढ़ाया था, ओके? कभी कभी मैं चेक भी कर लेता हूं। मॉनसून के बारे में ये पूछ रहा है सर, मॉनसून होता क्या है? ऐसी विंड होती है, एनसीईआरटी इस बात को कहती है कि ऐसी विंड जिनका सीजन के अकॉर्डिंग रूट चेंज हो जाता है, वही मॉनसून विंड कहलाती है। यानी मॉनसून विंड जो है वो एक टेम्परेरी विंड का एग्जाम्पल है, क्योंकि उनका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, राइट?
और मॉनसून हमारे भारत की तरफ जब आता है तो क्योंकि जलीय भाग से आता है तो वर्षा कराता है, उठता हुआ मानसून बारिश कराता है, लौटता हुआ मानसून बारिश नहीं कराता क्योंकि वो स्थलीय भाग से जाता है। अब पढ़कर देखते स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून, भाई अगर हमारा ये इंडिया है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर ये हमारा इंडिया हमने ऐसे मान लिया, चलो मैप बना के समझा देते हैं। ओके, अब इसमें कह रहा है पहले स्टेटमेंट में कि दक्षिण पश्चिम मानसून, तो दक्षिण पश्चिम मानसून यहां से चलेगा, भाई यही तो डायरेक्शन हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में पवन मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है। सर दक्षिण पश्चिम मानसून का तो डायरेक्शन ये होना चाहिए, और यहां पे पानी है तो मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ कैसे चली जाएंगी, ये तो उल्टा बता रहे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मानसून के लौटने के समय पवनें मुख्य भूमि से बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती हैं, यानी कि जब भाई जब ये वाला मॉनसून अराइवल मॉनसून है तो इधर से जो मॉनसून आएगा वो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रिट्रीट मॉनसून, ये कहलाएगा अराइवल मॉनसून। आगे बात समझ में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के दक्षिणी भागों में मॉनसून के लौटने के मौसम में वर्षा होती है, यानी कि जो दक्षिणी भारत के भाग हैं, इन दक्षिणी भागों में जब मॉनसून लौटता है तब वर्षा होती है। भाई साहब लास्ट के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्यों हैं? क्योंकि जैसे ही मॉनसून ये लौट रहा होगा तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आर्द्रता धारण करेगा और यहां पूर्वी घाट पर वर्षा कराएगा, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में वर्षा कराएगा। बताया था या नहीं बताया था? सबसे लास्ट में तमिलनाडु में वर्षा होगी। यहां से क्वेश्चन ये भी आता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां सबसे लास्ट में रेनफॉल होती है? आंसर तमिलनाडु है, लौटते हुए मानसून के कारण होती है। तो लास्ट के दोनों सही है, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगले पॉइंट पर आ जाओ। निम्नलिखित में से किस सेल में जीवाश्म मिलने की संभावना है? लगभग 3 या 4 दिन पहले ही मैंने सेल वाला चैप्टर पढ़ाया, शायद मंडे को पढ़ाया ना, जहां पूरे सेल के मैंने नाम लिखाए थे। सेल का मतलब बेसिकली चट्टान से होता है। अब ये पूछ रहा है कि किस में जीवाश्म मिलने की संभावना होती है। आपको मैंने बताया था कि 3 प्रकार की चट्टान होती है। एक तो होती है इग्नियस, याद आ रहा है कुछ? एक होती है सेडिमेंट्री और एक होती है मेटामॉर्फिक। हाँ या ना? इग्नियस का मतलब सीधा सीधा मैग्मा से होता है, और मैग्मा का टेम्परेचर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। भाई साहब इतने टेम्परेचर पे कोई जीवाश्म कैसे जीवित रह सकता, मतलब कैसे अपने अस्तित्व में रह सकता है? हाई टेम्परेचर, सब कुछ भस्म, खत्म कहानी, फिर स्टार्टअप बाय वाली कंडीशन हो जाएगी। सब कुछ मेल्ट होकर बन जाता है मैग्मा, तो जीवाश्म मिलेंगे ही नहीं। इसका मतलब आग्नेय चट्टान में न तो कोयला मिलेगा, न पेट्रोलियम मिलेगा, न जीवाश्म मिलेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी, केवल और केवल मेटल्स मिलेंगी। सेडिमेंट्री रॉक में सेडिमेंटेशन होता है लेयर बाय लेयर, तो इनमें एक तो लेयर पाई जाती है, इनमें फोसिल्स पाए जाते हैं। जब फोसिल्स पाए जाते हैं तो पेट्रोलियम और कोल भी इसी में पाया जाएगा। मेटामॉर्फिक रॉक में क्या होता है? जब कोई भी चट्टान वेदर कंडीशन की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, प्रेशर की वजह से अपनी फिजिकल और केमिकल स्टेज में परिवर्तन कर लेती है, तो फिर इसी को मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाएगा। मेटामॉर्फिज्म का मतलब होता है अपने रूप में परिवर्तन करना। जैसे एग्जाम्पल में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सैंडस्टोन है वो मार्बल में बदल जाता है, राइट? शेल जो चट्टान होती है वो स्लेट में बदल जाती है, माइका सिस्ट में बदल जाता है, ग्रेनाइट नीस में बदल जाता है। तो ये तो केवल रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्टेज को चेंज होना। इग्नियस रॉक सबसे पहले बनती है तो इसको प्राइमरी रॉक कहा जाता है, ये दूसरी बार में बनती है सेडिमेंट्री, और इसको टर्सरी रॉक कहा जाता है। मैंने सब कुछ आपको फिर से एक बार बता दिया। अब आ जाते हैं इस पे। सेडिमेंट्री रॉक में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल देखने को मिलेंगे। इन दोनों का हम अगर बात करेंगे मेटामॉर्फिक रॉक की, कि क्या ये मेटामॉर्फिक रॉक में देखने को मिलेंगे? सर मेटामॉर्फिज्म जब हो जाएगा तो कहां किस बात के जीवाश्म बचेंगे? इनमें से किसी में नहीं, केवल सेडिमेंट्री रॉक में। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से खनिजों की कौन सी विशिष्टताएं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स, मतलब मिनरल की जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो क्या हो सकती है? स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद फिर आंसर करेंगे। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेस।
जो मिनरल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन नेचुरल तरीके से हो रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि नहीं आज फ्री में बैठकर घर में सोना बना लेता हूं, हम थोड़े कम पैसे वाले हैं और या फिर हमारे पास रिसोर्स कम है तो हम लोहा बना लेते हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं, ना ही इनकी कोई फैक्ट्रियां हैं, नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। अगले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस एंड हैव अ डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन। वे समान रूप से सभी स्थानों पर वितरित हैं तथा इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। समान रूप से वितरित हैं और रासायनिक संगठन होता है। दे आर इन एग्जॉस्टिबल, ये अपार है मतलब खूब है। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरिया विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल। कुछ खनिज दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं जिनको आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखो ध्यान से, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि भाई साहब प्राकृतिक रूप से निर्मित होते हैं। दूसरा वाला स्टेटमेंट कह रहा है वे समान रूप से सभी स्थानों पर वितरित हैं, मतलब बराबर हैं। सर अगर ऐसा होता ना कि सभी के सभी देशों के पास मिनरल्स एकदम इक्वल अमाउंट में होते, बराबर मात्रा में होते, तो फिर डेवलपिंग, अंडर डेवलपिंग, डेवलप्ड इन कंट्री में तो कुछ फर्क ही नहीं बचता, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको मिनरल्स की तो रिक्वायरमेंट होगी होगी। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दे आर इनएग्जॉस्टिबल, ये बहुत ज्यादा है, अपार है, लिमिटेड होते हैं ये, आगे बात समझ में, और नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ये वाला भी गलत है। करेक्ट आंसर फिर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कुछ खनिज दुर्गम क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दुर्गम क्षेत्रों का मतलब क्या है? इसको हम हिमालय से समझते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि शिवालिक में फॉसिल्स पाए जाते हैं, और शिवालिक में जो फॉसिल्स होंगे, जीवाश्म होंगे, तो पेट्रोलियम भी कहीं ना कहीं होगा। तो क्या किया जाए, शिवालिक को बिल्कुल हटा दिया जाए या शिवालिक के अंदर से पेट्रोलियम निकालना है? पॉसिबल नहीं है सर। आगे बात समझ में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए। वायु, गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है। इसको बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूं, अगर आप इसका तुरंत आंसर कर पा रहे हो बहुत अच्छी बात है ना, आप जीनियस हो। जिनको नहीं आता मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूं। ये दो स्थान है, एक ए है और एक बी है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर किसी स्थान पर वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, राइट, जब वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी या गैस गर्म होकर ऊपर उठेगी, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्शन। इसको क्या कहा जाएगा? संवहन कहा जाएगा। तो संवहन जब होगा तो यहां मात्रा कम हो जाएगी, तो यहां प्रेशर कम हो जाएगा। यहां प्रेशर ज्यादा होगा तो यहां की एयर इधर की तरफ चलना शुरू कर देगी। यानी विंड तभी चलेगी जब प्रेशर में डिफरेंस होगा। स्पीड किस बात पर डिपेंड करेगी? स्पीड इस बात पर डिपेंड करेगी कि दोनों के बीच डिफरेंस कितना ज्यादा है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है इनका। अलग अलग स्थानों पर अलग वायुदाब होने से वायु में गति प्रारंभ होती है। अगले में कह रहा है हॉट एयर इज डेंसर एंड हैवी। गर्म वायु डेंसर होती है और हैवी होती है। ऐसा कैसे हो जाएगा? आप सोचकर देखो कि जो गर्म वायु है वो डेंसर कैसे हो जाएगी। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ विंड इज अफेक्टेड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ। जो रोटेशन है अर्थ का, इसके कारण विंड का डायरेक्शन इफेक्ट हो सकता है, डेफिनेटली इफेक्ट होता है। और इसी को एक फोर्स का नाम दे दिया जाता है जिसे कहा जाता है कोरियोलिस फोर्स। क्या कहा जाता है? कोरियोलिस फोर्स कहा जाता है। केवल और केवल सी गलत है। हॉट एयर ड्राई होती है और साथ ही साथ उसकी डेंसिटी लो होती है। आगे बात समझ में? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मजा आ रहा है? सच सच बताना, समझ आ रहा है या नहीं? एक्सप्लेनेशन भरपूर मिल रहा है? आगे बढ़ जाए, चलिए जी। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। विच जियोग्राफिकल फिनोमिना ऑकर्स व्हेन जेट स्ट्रीम ट्रैप हॉट ओशियन एयर लाइक अ लिड एंड मूव इट टुवर्ड्स लैंड। ये कह रहा है कि जब कोई भी जेट स्ट्रीम है, वो जेट स्ट्रीम जब किसी भी स्थान के एयर को पूरी तरह से यू कवर कर लेगी, तो कवर करने पर इसको क्या कहा जाएगा? मैं इसको समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, समझना। सर आप कितना बोरिंग पढ़ाते हो। हाँ, आप घुंघरू बांध के पढ़ाया करूंगा आराम से, नृत्य कर करके, तब आप अच्छा लगेगा आपको।
भाई सब ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, भगवान ही मालिक है इनकी क्या एक्सपेक्टेशन होती है टीचर के साथ, कि टीचर को क्या करना चाहिए। ठीक है, और मेरा ये मानना है कि अगर मैं यहाँ क्लास में हूं तो मेरा एक्सप्लेनेशन बेटर होना चाहिए। मैं गुस्से में पढ़ा रहा हूँ, हंस के पढ़ा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है। अब हो सकता है पेडागोजी में ज्यादा दिमाग लगा देते हो, वहां पे शायद ऐसा कुछ है। एक बार स्टूडेंट ने बताया था कि वो टीचर के साथ कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। तो कनेक्टिविटी का मतलब ये थोड़ी है कि मैं यहाँ खड़े होकर हंसता ही रहूं, हंसता ही रहूं, है ना, गाने सुनाओ। इनके ऑप्शन ठीक कर लो, सब कुछ बेहतर होगा। आप टीचर बन जाओगे, हर महीने अकाउंट में पैसे आ रहे होंगे आराम से, फिर आप बाहर घूमने जा रहे होगे कहीं ना कहीं। जेट स्ट्रीम होती क्या है, इस बात को समझ लो। ठीक है, यहां से जब कोई वायु ऊपर की तरफ उठेगी, बात को बहुत ध्यान से समझना, तो ये लगभग 8 से 10 किलोमीटर तक की हाइट पर जाएगी। आप सोचकर देखो कितना अजीब माहौल होता होगा भाई साहब। वायु यहां से ऊपर उठती जा रही हो, 8 किलोमीटर तक ऊपर उठ गई। 8 किलोमीटर का मतलब किलोमीटर, राइट। अब ये वायु यहां ऊपर पहुंच गई ऊंचाई पर। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद यहां तो लो प्रेशर हो गया, यहां हाई प्रेशर है, तो यहां से ये वायु इधर आएगी। बोलो हाँ या ना। अब ये वायु यहां पर जो बहुत सारी वायु इकट्ठी हो गई है, ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद इधर चलना शुरू कर देगी और यहां आकर गिरेगी। बात क्लियर है। इसको कहा जाएगा जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम किसी भी स्थान की एयर को जब ये कवर करती है ऐसे यूं, तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको हीट डोम कहा जाएगा। सी करेक्ट आंसर होगा। द एरियाज वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट। मैंने नोट करके सी टेट में, ध्यान से समझना, मैंने नोट करके सी टेट वाले बैच में लिखवाया था ओशियन करंट वाले चैप्टर में, कि जहां ठंडी और गर्म जल धाराएं मिलती हैं वहां क्या होता है। आपको याद आ रहा होगा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, देखो ध्यान से। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग नेविगेशन डिफिकल्ट। फॉग हो जाता है वहां पे क्या, बहुत ज्यादा। दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्र विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर बताने आपको क्या सही है। सर जहां पे भी ठंडी और गर्म जल धाराएं बनती है वहां बहुत सारा फॉग हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब फॉग ज्यादा होगा नेविगेशन में प्रॉब्लम आएगी, सिंपल सी बात है। अब ये सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है कि जो सनरेज होती हैं, ये हानिकारक जो सनरेज होती है ना, वो प्रॉपरली यहां तक आ नहीं पाती। तो ऐसे एरिया में फाइटोप्लांक्टन जो होते हैं ना, फाइटोप्लांक्टन होते हैं बहुत ज्यादा। फाइटोप्लांक्टन को खा जाते हैं जू प्लांक्टन, और जो जू प्लांक्टन होते हैं इनको खाती हैं मछलियां। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, जीव जंतु सबसे ज्यादा कहां मिलेंगे, जीव जंतु सबसे ज्यादा वनों में देखने को मिलते हैं। क्यों, क्योंकि वहां फूड पॉसिबिलिटी ज्यादा है। महासागर के जीव मछलियां कहां पर ज्यादा देखने को मिलेंगी, जहां इनके फूड की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो ध्यान से समझना, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ए एंड बी बोथ आर ट्रू। आप लोगों ने सुना है डागर बैंक? डागर बैंक आप लोगों ने अगर सुना हो तो, मछलियों का बृहद भंडार है। नॉर्थ सी के आसपास मछलियों के बृहद भंडार देखने को मिलते हैं। आपने सुना होगा लेब्राडोर की जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की जलधारा जब टकराती हैं तो वहां पे बड़ी मात्रा में मछलियों का उत्पादन होता है। सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना होगा, क्योंकि दिमाग तो इस बात पे लग जाता है ना कि भाई टीचर क्या कर रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। वेरी गुड, जो अच्छे स्टूडेंट है उन्होंने सुना होगा। आगे बढ़े, चलिए जी। फिर से स्टेटमेंट वाला है, मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। जो मिनरल्स होते हैं वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, क्या ये बात सही है या नहीं है? आपको सोचना चाहिए। नॉन रिन्यूएबल का मतलब एक बार इस्तेमाल हो गया तो हो लिया। नेक्स्ट है द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज फास्टर, फॉर्मेशन इज फास्टर देन द रेट ऑफ कंजप्शन बाय ह्यूमन ऑफ दीज मिनरल्स, चूज द करेक्ट ऑप्शन। मानवीय उपभोग की दर से खनिजों के निर्माण की दर तेज है। काश ऐसा होता कि सोना जितना खपत की जा रही है उससे ज्यादा बनकर तैयार हो जाता, रैपिडली क्या नाम है बन रहा होता, तो कितना अच्छा होता हर एक देश के लिए भाई साहब, सबके मजे आ रहे होते, है ना।
पहला वाला तो करेक्ट है, दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट नहीं है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाई साहब ये क्या आ गया? A teacher who was teaching about migration in her class, okay, use the following example. एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने, ये भी पढ़ लेते हैं। श्रीदेवी जो कि आज दुनिया में नहीं है, who belongs to a fishing community migrated to Chennai after the tsunami had devastated her village. Identify the concept that she was discussing in her class. अरे सीधा सीधा ये कहा जा रहा है, जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाता है तो उसमें से ये जो नाम लिखे हुए हैं उनमें से कौन सा नाम आप उसको देना चाहोगे। मतलब अलग अलग मीनिंग होता है ना इसका। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो एक तो होता है इमिग्रेशन, एक होता है एमिग्रेशन, पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन, पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन। यहां पे पुश फैक्टर काम करेगा। आगे बात समझ में, क्योंकि सुनामी आई थी, वो अपने आप थोड़ी गए थे, सुनामी आई थी, इस वजह से यहां पे पुश फैक्टर काम करेगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है आपको। क्या होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग? पहले हमारे भारत में क्या होता था, मैंने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में बताया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, मेरी बातें याद कम रहती हैं, बस ये ज्यादा याद रहता है कि इनमें एटीट्यूड है और इनमें गुस्सा है। वहां पे मुझे याद आ रहा है कि आप जैसे स्टूडेंट को मैंने एक बात बताई थी कि हरित क्रांति आने से पहले हमारे यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर ज्यादा प्रयोग नहीं होते थे। हरित क्रांति 1966-67 में आई हमारे यहाँ पे। उस हरित क्रांति ने कहा कि भाई साहब एक काम करो, आप फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करो, और दे केमिकल फर्टिलाइजर, दे केमिकल फर्टिलाइजर। और फिर ऐसा हो गया कि 3 राज्य यूपी, पंजाब और हरियाणा, तीनों में बड़े स्तर पर क्या किया गया, फर्टिलाइजर का प्रयोग किया गया। और देखते ही देखते रैपिडली इंक्रीज ग्रोथ हुआ किसमें, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स में। लेकिन समस्या बड़ा जटिल थी, क्योंकि फूड डिमांड ज्यादा थी तो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ा। उससे पहले जब आप देखोगे तो नॉर्मली हम आप सब जो गांव से बिलोंग करते हैं, मैं गांव में रहा हूं, मुझे अच्छे से याद है अभी भी, पहले खेती कैसे हुआ करती थी। गाय भैंस का जो गोबर हुआ करता था वो एक जगह इकट्ठा कर लिया, उसको उठाया खेतों में डलवा दिया। ठीक है, उसको कंपोस्ट खाद कहा जाता था, मैन्योर जिसे बोला जाता था। वही ऑर्गेनिक फार्मिंग है। मतलब ऐसी फार्मिंग, ठीक है, ऐसी फार्मिंग जिसमें विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल आप प्रोडक्शन कर रहे हो। अब इसमें कह रहा है कि पशु खाद का प्रयोग किया जाता है पोषण के लिए, आनुवांशिक रूपांतरण उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया जाता है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। कौन सा लग रहा है आपको करेक्ट आंसर? इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता पूरी एसएसटी में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। कौन सा ठीक लग रहा है आपको? भाई एक बात बताओ, नेचुरल पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हो आप, जैसे नीम की पत्तियों का प्रयोग करना, राइट? तो ये वाला तो करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हुआ। मैन्योर का इस्तेमाल करोगे, जब आप जीनोम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो ऑर्गेनिक किस बात का भाई? जब आप हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का प्रयोग करोगे तो वो ऑर्गेनिक कहां से हुआ? बिल्कुल भी नहीं। ये वही शख्स है जिसने हमें हरित क्रांति की फिर से याद दिला दी, जिसमें हाई यील्ड वैरायटी